Hello बच्चों, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Before start our this lecture, we will recall our previous one. बच्चों हमने हमारे previous lecture में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा। उसमें दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस देखा हमने। वो था बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। हमने दो ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, पाथ डिफरेंट टू लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंट क्या होना चाहिए। सेम फॉर डार्क फ्रिंज ऑब्टेन करने के लिए, डार्क फ्रिंज जब फॉर्म होती है तब दो लाइट वेव के बीच का पाथ डिफरेंट क्या होता है, फेज डिफरेंट क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की। और हमने ये भी देखा कि एक ब्राइट फ्रिंज से उसकी कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। सेम फॉर डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज दैट इज लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। और एक ब्राइट फ्रिंज से एक डार्क फ्रिंज तक का और एक डार्क फ्रिंज से उसकी बगल वाली ब्राइट फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल डी जितना होता है, उसके बारे में हमने बात की। तो इन दिस लेक्चर व्हाट आर द key points of today's lecture? So in this lecture we will discuss about the graph of intensity distribution in Young's double slit experiment। कि बच्चों हमने सेंट्रल मैक्सिमा देखा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात की, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात की, दैट मीन्स हमने ब्राइट फ्रिंजेस की बात की, हमने डार्क फ्रिंजेस की बात की एंड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की हमने बात की। तो कौन सी फ्रिंज कितनी ब्राइट होगी उसके बारे में हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्लॉट वी कैन गेट आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द फ्रिंजेस। बच्चों सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने बात की कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कब फॉर्म होती है, जब दो, सबसे पहले तो ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होने के लिए दो लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट क्या होना चाहिए। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज द पाथ डिफरेंट बिटवीन टू लाइट वेव्स शुड बी 0। दोनों लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट अगर 0 होगा तो वो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी, जो फ्रिंज बनेगी वो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंट हमने यहाँ पे जो प्लॉट किया है वो इंटेंसिटी अगेंस्ट पाथ डिफरेंट का ग्राफ है। अगर पाथ डिफरेंट बिटवीन टू लाइट वेव्स इज 0 सो वी गेट द फ्रिंज with maximum intensity which is known as central bright fringe or we can say central maxima। अब बच्चों हम बात करते हैं, अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती है तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलने के लिए दो लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट क्या होना चाहिए। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होने के लिए दो लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट एन लैम्बडा को फॉलो करना चाहिए, वेयर एन इज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। 0 से स्टार्ट होगा और उसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। सो अगर हम n की जगह पे 0 रखेंगे तो पाथ डिफरेंट 0 होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमें। If we take n is equal to 1, we get first bright fringe. So instead of writing n, if we write 1, so delta x, that is path difference between two light waves, is lambda. So when the path difference between two light waves is lambda, we get first bright fringe. Okay, if we put n is equal to 2, we get 2 lambda, because the condition for or the path difference between two light waves should be n lambda, and if we put n is equal to 2, we get 2 lambda, that is the condition for second bright fringe. So we get second bright fringe. If we put
n is equal to 3, we get third bright fringe, and on the both side, on either side of central maxima. अब बच्चों डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या है? डार्क फ्रिंज की कंडीशन है द पाथ डिफरेंट बिटवीन टू लाइट रेज शुड बी 2n minus 1 lambda by 2, and where n is start from 0, 1, 2, 3 and so on. If we put 0, so we get lambda by 2, and according to path different lambda by 2 we get first dark fringe, and so on we get 3 lambda by 2 second dark fringe, 5 lambda by 2 third dark fringe on either side of सेंट्रल मैक्सिमा. बच्चों हमने ये भी बात की थी, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस एंड टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. हम यहां से भी देख सकते हैं. ओके बच्चों, अब ध्यान में रखना. नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. थॉमस यंग ने 1801 में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें से उसको कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. फर्स्ट रिजल्ट, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ and the width of fringes can be represented by symbol beta and is equal to lambda capital D divided by small d. We already discussed in our previous lecture. The each bright fringes are of same width, that is lambda capital D divided by small d. Now second one, fringe width beta is directly proportional to distance capital D, and distance capital D is the distance between screen to plane of slit. स्लिट से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू स्लिट. हाउ? तो देखो यहाँ पे all the bright and dark fringes are of same width and width can be denoted by beta, and beta is equal to lambda capital D divided by small d. So यहाँ पे आप देख सकते हो if lambda and small d is constant anyhow, हम अगर lambda और that is wavelength of light and distance between two slit को अगर हम constant कर दें तो यहाँ से हम एक रिलेशन हमें मिलेगा, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी. सो द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन. स्क्रीन से प्लेन स्लिट के प्लेन तक का जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा. तो हम यहाँ से कह सकते हैं to increase the width of fringe, what we have to do? If we increase the distance between slit and screen, we can increase the width of fringe. फ्रिंज की विड्थ को इंक्रीज करने के लिए अगर हम स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दें तो हम इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जो फ्रिंज फॉर्म हुई उसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, चलो. सो वी कैन राइट बीटा दैट इज अ फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ स्लिट्स. थर्ड वन, फ्रिंज विड्थ बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 by d where small d is distance between two slits. आप यहाँ से देख सकते हो if capital D and lambda, that is the wavelength of light waves, is remain constant, so यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा, बीटा is proportional to 1 by small d where small d is the distance between two slits. So fringe width beta is inversely proportional to distance between two slits. So अगर हम दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो
जो फ्रिंज फॉर्म होगी उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, the width of fringe will increase because fringe width is directly proportional to distance between two slits. ये याद रखना बच्चों, बीटा is proportional to 1/d एंड यहाँ पे बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D. हम ये रिलेशन कहाँ से लाए, हमारे पास ये इक्वेशन है तो यहाँ से लाए. अब बच्चों देखो, हम यहाँ से थर्ड फोर्थ लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे अगर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कांस्टेंट है, तो अगर हम ऐसी लाइट यूज़ करेंगे और अगर हम लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो फ्रिंज की जो विड्थ है वो भी लगातार इंक्रीज होती जाएगी. सो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिलता है, द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स एमिटेड फ्रॉम सोर्स. लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट वेव्स है, अगर वो ज़्यादा वेवलेंथ की हुई तो हमें मिलने वाली जो फ्रिंज है उसकी विड्थ कैसी होगी, ज़्यादा होगी. ओके, सो हाउ कैन वी increase the width of slit width of fringe? First one, if we increase the distance between slits and screen, that is capital D, we directly increase the width of fringe. Second one, to increase the fringe width we have to decrease the distance between two slits, that is small d. And if we use the light waves of higher wavelength, we get the width fringe with higher width. Fourth one, angular width of fringe, that is theta, is equal to lambda by d and is same for all the fringes. बच्चों ये बात ध्यान में रखना, this is the most IMP for G NEET concept और we can say for GUJSET. GUJSET के लिए बच्चों ऐसा कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है. देखो यहाँ पे एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज डिनोटेड बाय थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी. हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें ये यूज़ करेंगे एंड इज सेम फॉर ऑल द फ्रिंजेस. बच्चों हमने पहले ही फर्स्ट में देखा कि ऑल द ब्राइट एंड ऑल द डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ. मीन्स अगर हम देखो यहाँ पे कहाँ पे लिखते हैं, ओके यहाँ पे हमारे पास जगह है. देखो अगर ये मान लो ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे यहाँ पे डार्क फ्रिंज फॉर्म हुई, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क. तो देखो जितनी विड्थ ब्राइट फ्रिंज की है, सभी ब्राइट फ्रिंजेस की है, उतनी ही विड्थ सभी डार्क फ्रिंजेस की है अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट रिजल्ट. अब बच्चों देखो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो एंगुलर विड्थ मीन्स क्या होता है, उसकी कोई भी एक एज से सेकंड एज के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ बोलेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस डार्क फ्रिंज तो देखो यहाँ पे भी जो एंगल फॉर्म होगा वो सेम एंगल होगा. यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी जो एंगल फॉर्म होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा. That means the angular width of fringe, that is theta, is equal to lambda by d and is the same for all the fringes. वो dark fringe हो, वो bright fringe हो, for all the fringes the angular width is same. Fifth one, when Hall apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, then wavelength lambda of wave decreases to lambda dash is equal to lambda by mu. Most IMP for G NEET concept ध्यान में रखना. अगर हम पूरे apparatus को
हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा, तो हम पूरे सेटअप को अगर किसी लिक्विड में इमर्स कर दें तो लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने लिक्विड अंदर भरा है उतनी टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगी. सो नाउ द न्यू वेवलेंथ ऑफ द light waves is lambda dash is equal to lambda divided by mu, where lambda is light wavelength of light waves and mu is refractive index of liquids immersed in a vessel. Okay, and fringe width of the fringes in interference pattern decreases to beta dash is equal to lambda dash divided by lambda dash capital D divided by small d. ऑब्वियसली बच्चों अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, देखो यहाँ पे अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज होगी. पर यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम पूरे एपरेटस को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो होगा क्या, तो वेव की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो इनडायरेक्टली फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी. नाउ वी विल डिस्कस कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. अच्छे इंटरफेरेंस फॉर्म होने के लिए, अच्छा इंटरफेरेंस फॉर्म होने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या है वो हम बात करेंगे. फर्स्ट वन, टू सोर्सेस should emit light waves continuously. अगर दोनों, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लिखा है टू सोर्सेस, बट सोर्स जैसा बिहेव कौन करती है, स्लिट बिहेव करती है. दोनों स्लिट S1 एंड S2 सोर्स जैसा बिहेव करती है, लेकिन वो सोर्स नहीं है. सोर्स को कहाँ पे रखा है, सोर्स को उसके पीछे रखा है. उसमें से S सोर्स में से लाइट आती है, उसके सामने हमने दो स्लिट्स रखी है, वेरी थिन एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड बोथ स्लिट्स नाउ बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट. सो यहाँ पे हमने इसलिए ये वर्ड यूज किया है, टू सोर्सेस शुड एमिट द लाइट वेव्स कंटिन्यूसली. दोनों स्लिट्स में से, दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट में से आने वाली जो लाइट वेव्स है वो कंटिन्यूसली एमिट होनी चाहिए. अगर कंटिन्यूसली एमिट नहीं हुई तो हम शार्प फ्रिंजेस हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे. सेकेंड वन, द लाइट वेव्स शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ. ये बात भी ध्यान में रखना है. दोनों लाइट वेव्स की अगर वेवलेंथ सेम हुई, इसलिए तो बच्चों हमने क्या किया, ये थॉमस यंग ने क्या किया, एक ही सोर्स यूज किया बट उसके सामने क्या किया, दो स्लिट्स रख दी. तो नाउ दोनों स्लिट्स में से जो लाइट वेव्स निकलेगी वो एक ही सोर्स में से निकली है, तो दोनों की वेवलेंथ कैसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी. तो अगर दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी तो हम एक अच्छा सा, एक गुड इंटरफेरेंस, एक पैटर्न वाला इंटरफेरेंस देख सकेंगे, और वी कैन ऑब्जर्व the wavelength of with sharp visibility. Third one, the light waves emitted should be preferably to be of same amplitude. दोनों स्लिट्स में से एमिट होने वाली जो लाइट वेव्स है उन दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो हमें जो मिलने वाली फ्रिंज है और हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगी वो एकदम शार्प मिलेगी. सो वी कैन ऑब्जर्व एंड वी कैन एंजॉय इट. ओके, व्हाट इज द रीजन टू टेक द लाइट वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड? देन इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स आर सेम, द डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क एंड द ब्राइट फ्रिंजेस आर परफेक्टली ब्राइट. अब बच्चों देखो, अगर हम ऐसा लाइट वेव्स यूज करते हैं जिसका एम्पलीट्यूड अगर सेम होगा तो होगा क्या बच्चों, तो
हमें जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो परफेक्टली ब्राइट होगी, एंड हमें जो डार्क फ्रिंजेस मिलेगी वो परफेक्टली डार्क होगी। सो हमें जो पैटर्न मिलेगी वो अच्छी सी पैटर्न मिलेगी, अच्छी सी इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फोर्थ वन, द वेव्स emitted by two sources of light should be either in phase or should have the constant phase difference। बच्चों अब ध्यान में रखना, हमने कोहेरेंट सोर्स एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स की बात की। तो कोहेरेंट सोर्स हमने किसको बोला था? ऐसा सोर्स जिसका फेज डिफरेंट, हमने बात ऐसी की थी, ऐसा सोर्स जिसमें से निकलने वाली लाइट अगर सेम फ्रीक्वेंसी की हुई तो ऐसे सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। और अगर दोनों सोर्स में से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर सेम ना हुई तो ऐसे सोर्स को हम नॉन कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। बट बच्चों एक बात ध्यान से सुन लेना, JEE नीट के लिए एक मोस्ट IMP कंसेप्ट बोलने जा रहा हूं। अगर दो वेव्स के बीच का, ध्यान में रखना, अगर दो लाइट वेव्स के बीच का फेज डिफरेंट है, वो अगर ब्राइट दैट इज मैक्सिमा को फॉलो कर रहा है और अगर वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मीन्स कोई भी टाइम पे दो लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंट है वो अगर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे कंडीशन में हम एक अच्छा सा इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो टू ऑब्टेन गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, द लाइट the waves emitted by two sources of light should be either be of in same phase or should be a constant phase different. And fifth one, two sources of light must be lie very close to each other. Two sources of light must lie very close to each other means बच्चों दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। इफ two slits are very close to each other, then from the first important result we obtain from the Young's double slit experiment, we get the फ्रिंज विथ हायर विड्थ। तो अगर हमें ज़्यादा विड्थ की फ्रिंजेस मिलती है तो ऐसी फ्रिंज को हम अच्छे से विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप और विद द हेल्प ऑफ नॉट टेलीस्कोप सॉरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ वन, द टू लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो। अगर स्लिट नैरो हुई तो हम अच्छी सी इंटरफेरेंस पैटर्न देख सकेंगे, और अगर जो स्लिट्स है वो वाइड हुई, स्लिट्स नैरो नहीं हुई, अगर वो वाइड हुई तो होगा क्या? तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगी वो स्क्रीन पे एल्यूमिनेट हो जाएगी। सो वी कैन नॉट ऑब्जर्व द डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस इंडिविजुअली। अगर स्लिट की विड्थ ज़्यादा हुई तो हमें स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगी उसमें हम परफेक्टली डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो स्क्रीन है वो ये ज़्यादा लाइट की वजह से वो इल्यूमिनेट हो जाएगी। सो वी कैन नॉट ऑब्जर्व ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इंडिविजुअली। ओके, थैंक यू। सो हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं।